नमस्कार स्टूडेंट्स, अदम्य अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। पशु परिचर भर्ती का जो भाग ब वाला पार्ट चल रहा था, उस लेक्चर की सीरीज के अंदर आज हम लोग फिर से जो हमारा टॉपिक चल रहा था पशुओं की नस्लें, ठीक है, उसके अंदर हम लोगों ने कौन कौन सी नस्लें पढ़ ली है। हम लोगों ने गाय, भैंस तथा ऊँटों की नस्लें पढ़ ली है। अब हमारे केवल 2 ही ऐसे पशु बाकी है जिनकी नस्लें हमको पढ़ना रह गया था, बाकी था, तो उन नस्लों को आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, और एक चीज़ और बहुत अच्छे से फोकस रखना आप लोग कि हम लोग केवल और केवल राजस्थान में पाई जाने वाली देशी नस्लों के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बुक्स के अंदर मैंने खुद भी जो चीज़ें नोटिस करी है वो है कि उसमें अन्य नस्लें भी दे रखी है, बहुत सारी नस्लें हैं उसके अंदर जो ऐसा माना जाता है कि राजस्थान में है, ऑब्वियस सी बातें पाई जाती है, लेकिन वो देशी नहीं है, वो विदेशी नस्लें। जब हमें कहा ही नहीं गया है तो हम उसको पढ़कर अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। तो आइए हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे कौन कौन बाकी रह गया है, तो हमारे एक तो भेड़ बाकी रह गए हैं और एक बाकी रह गया है बकरी। ठीक है, इन दोनों को आज हम लोगों को पढ़ना है, इनकी नस्लों के बारे में हम आज स्टडी करेंगे इस लेक्चर के अंदर। सबसे पहली चीज तो आपको नोटिस करनी होगी, ये तो जो जानवर है हमारे, ठीक है, ये कैसे होते हैं, लघु सीमांत किसान जो होते हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, कैसे हैं, मतलब जो बहुत छोटे छोटे किसान हैं जिनके पास इतना वो कृषि भूमि पे निर्भर नहीं है, तो वो लोग पशुपालन के आधार पर इनके ऊपर निर्भर करते हैं। मुख्यतः अगर आप राजस्थान के अंदर बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या, अगर हम लोग पशु गणना में बात करते हैं तो बकरी सर्वाधिक पाई जाती है, तो बकरी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लस भेड़ भी, मारवाड़ वाला जो एरिया है वहाँ पर भेड़ों की संख्या बहुत अत्यधिक पाई जाती है। अब बात करेंगे कि इनका उपयोगिता क्या है, दोनों के बाद दोनों का ही उपयोगिता। देखिए, दूध उत्पादन इनका मुख्य लक्ष्य नहीं होता है, क्योंकि इनमें इतना दूध का उत्पादन नहीं होता है कि वो सिर्फ दूध से अपना काम चला सकते। तो दूध नहीं, मतलब दूध आता है ठीक है, बट केवल दूध उत्पादन इसका मुख्य कॉन्सेप्ट नहीं होता है। इनका भेड़ों के मामले में तो ऊन तथा बकरियों के मामले में मांस का उत्पादन, तो ऊन और मांस के उत्पादन के लिए इन जीवों के ऊपर क्या होते हैं, हम लोग निर्भर होते हैं राजस्थान के अंदर। तो चलिए हम लोग सबसे पहले भेड़ों के बारे में पढ़ लेंगे कि भेड़ की कौन कौन सी नस्ल हमारे पास में मौजूद है। ठीक है, इसमें हमको बहुत डिटेल में नहीं जानना है कि कैसी बनावट है क्या नहीं है, आपको केवल भेड़ का नाम और उसका वितरण स्थल पता होना चाहिए, भाई यहाँ पाई जाती है। अगर कुछ स्पेसिफिक लाइन है तो वो मैं आपको यहाँ पर लिखवा दूंगी। ठीक है, क्लियर। सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पर भेड़ मौजूद है, इस भेड़ का नाम है, सबसे पहली नस्ल जो है हमारे पास मारवाड़ी नस्ल की भेड़। ठीक है, भेड़ आपको नजर आ रही होगी, पूरी की पूरी कैसी है, आपकी सफेद रंग की भेड़ है, लेकिन इसका जो आपका सिर है वो कैसा है, काले रंग का है। तो क्लियर सी बात है, एक तो कि ये मारवाड़ के अंदर पाई जा रही है, पहली चीज तो ऑब्वियस सी बात है, मारवाड़ वाला जो रीजन है उस पूरे एरिया के अंदर क्या होगी, इसकी वितरण पाया जाएगा। राजस्थान में कहाँ कहाँ पाई जाएगी, तो सबसे पहला पॉइंट तो बन जाएगा इसका वितरण क्षेत्र। ठीक है, वितरण क्षेत्र के अंदर क्योंकि ये मारवाड़ में पाई जा रही है, मतलब मारवाड़ किस किस एरिया में लगता है, आपका जोधपुर, सबसे मुख्य तो जोधपुर, पाली, फिर थोड़ा सा नागौर का एरिया, जालोर का एरिया। ठीक है, इन एरियाज के अंदर भी, क्योंकि देखो एक जगह पर पाई जा रही है तो ऑब्वियस सी बात है उसके आसपास के स्थान में भी यह मिलेगी। ठीक है, अब अगर हम लोग इसके शरीर की बनावट की बात करें तो बनावट में इसकी शरीर मुख्यतः सफेद रंग का शरीर तथा काले रंग का मुंह होता है। ठीक है, मुंह कैसा होगा, इसका काला होगा, बाकी बॉडी इसकी कैसी होगी, पूरी की पूरी सफेद रंगी होगी। अब क्या बात कर रहे हैं हम लोग कि इसको उपयोगिता क्या है, मतलब मुख्य रूप से इसका पालन क्यों किया जा रहा है, तो इसका मुख्य रूप से पालन ऊन के लिए किया जा रहा है। किसके लिए किया जा रहा है, ऊन के लिए किया जा रहा है। तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, उपयोगिता पॉइंट। ठीक है, अब ऊन के लिए पालन किया जा रहा है तो लगभग अगर हम लोग भेड़ की बात करते हैं तो उससे कितनी ऊन हमें मिल सकती है। ठीक है, तो लगभग 1.5 से 2.5 किलो ऊन प्रति वर्ष प्रति भेड़ हमें
प्राप्त होती। अब देखेंगे हम लोग कि इन भेड़ों की जो ऊन होती है उस ऊन से बनता क्या है। तो जनरली इनसे गलीचे, नमदे वगैरह, जो कालीन वगैरह जो आती है, उन सबको बिछाने का काम, मतलब बनाने का काम इसमें किया जाता है। ठीक है, फिर अगर हम इसमें भार की बात कर ले, क्योंकि देखिए मांस के लिए भी भेड़ को खाया जाता है और भेड़ का जो मांस होता है उसको चेवण बोलते हैं। ठीक है, आपका चेवण कहते हैं हमारे राजस्थानी भाषा के अंदर। अगर हम इसकी भार की बात करें तो लगभग नर 27 से 36 किलो का पाया जाता है। मुख्यतः नर ही खाया जाता है, क्योंकि मादा का उपयोग तो हम प्रजनन के लिए कर सकते हैं, उसके बच्चे होंगे तो आगे फ्यूचर में काम आएगा, और दुग्ध का भी काम होता है, दोनों ही चीज़ें उपयोग में ली जा सकती है। लेकिन जो नर हैं उनका उपयोग सीधा का सीधा मांस के लिए किया जाता है। तो ये तो हो गया उनका बॉडी वेट के भाई इतने बड़े ये होते हैं। अब एक स्पेशल पॉइंट है इस नस्ल के अंदर, वो लिख लीजिए कि राजस्थान में 50% भेड़ें इसी नस्ल की है, इसी नस्ल की है। क्लियर? ठीक है, सर्वाधिक जो भेड़ें पाई जाती है राजस्थान के अंदर, हमें सामान्यतः देखने को मिल जाती है, वो मुख्यतः कौन सी नस्ल हो गई आपकी? मारवाड़ी नस्ल की भेड़ ही पाई जाती है। आइए हम अपने दूसरी भेड़ की नस्ल की तरफ चलते हैं, जिस नस्ल को हम लोग क्या कहते हैं? चोखला नस्ल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चोखला नस्ल। ठीक है, अब देखिए आपको इस भेड़ के अंदर क्या नजर आ रहा है। भेड़ की जो स्किन है वो कैसी है आपकी? सफेद से लेके क्रीम कलर की है। ठीक है, और इसका जो सर है वो थोड़ा सा कैसा है? लाल रंग जैसा नजर आ रहा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कौन से एरिया के अंदर पाई जाती है, तो हम वितरण के बारे में बात करेंगे। इसका एक और नाम है, इसे हम शेखावाटी नस्ल भी कहते हैं। शेखावाटी नस्ल, भेड़ की शेखावाटी नस्ल। मतलब ये कहां पाया जाएगा? शेखावाटी क्षेत्र में। झुंझुनू एरिया, क्योंकि मुख्य शेखावाटी का एरिया आता है आपका, तो मुख्य रूप से झुंझुनू, चूरू, सीकर, इस पूरे एरिया के अंदर पाया जाएगा। इस एरिया के अंदर ये मुख्य रूप से दिखाई देती है, क्योंकि ये क्या है? शेखावाटी नस्ल नाम है, तो उस एरिया के अंदर यह पाई जाती है। ठीक है, इसका एक और उपनाम है, उपनाम इसे लोकल लैंग्वेज में छापर कहते हैं। ठीक है, छापर भी कहेंगे, शेखावाटी भी कहेंगे। ठीक है, और इसी नस्ल की जो भेड़ होती है जो बीकानेर एरिया के अंदर पाई जाती है, तब उसे हम पूगल नस्ल कहते हैं। और इसी नस्ल की भेड़ जब अपना मेवाड़ वाला एरिया में पाई जाती है तब इसे मगरा नस्ल कहते हैं, क्योंकि मगरे के ऊपर चढ़ने के लिए अच्छी होती है। तो मगरा और पूगल भी इसी की अन्य क्षेत्रों में पाई जाने वाली नस्लों का नाम है। क्लियर? अब हम बात करेंगे कि चलो ठीक है, वो पॉइंट में मैं लिखवा देती हूँ यहाँ पर कि बीकानेर की चोखला को पूगल नाम से तथा मेवाड़ क्षेत्र में मगरा नाम से जानते हैं। अगर आप लोग जीके में इसको पढ़ोगे, ठीक है, जीके के अंदर जब हम लोग पशु संपदा पढ़ते हैं वहां पर आप नस्लें पढ़ोगे तो नो डाउट वहां पर आपको पूगल और मगरा अलग अलग दो नस्लें दे रखी होगी। बट हम यहाँ पर एग्रीकल्चर साइंस या कृषि विज्ञान की बात कर रहे हैं, जिसमें ये जो नस्ल है प्रजाति के अनुसार समान रूप से पाई जाती है, केवल क्षेत्र विशेष के कारण उसका क्या हो जाता है? आपका नाम बदल जाता है। ठीक है, अब अगर हम इसकी बात करें कि इसकी स्पेशलिटी क्या है, तो देखो सबसे स्पेशल चीज तो इसमें यह है कि सींग रहित है, सींग रहित भेड़। दोनों में ही क्या होते हैं? नर व मादा दोनों में ही क्या होते हैं? सींग नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसकी उपयोगिता के बारे में आ जाते हैं कि भाई क्या उपयोगिता है। तो वही वापस से पॉइंट आ जाएगा कि इसकी उपयोगिता किस चीज में हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। तो ये गलीचा बनाने के लिए, ऊन के लिए उपयोग कर रहे हैं। ऊन कितनी आ रही है? तो वही सिमिलर चीज कि 1.5 से 2.5 किलो ऊन प्रतिवर्ष
प्रति पशु प्राप्त होता है। इससे गलीचे बनाए जाते हैं, गलीचे बनाए जाते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि इसकी जो ऊन है इससे क्या करते हैं हम लोग, गलीचे बनाए जाते हैं। और वजन लगभग वही सिमिलर होता है, 30 से 35 के आसपास इनका भी भार पाया जाता है। नर का भार हम लिख लेंगे 30 से 40 केजी, मादा का 28 से 38 केजी। सामान्य भार यानी कि वही सिमिलर जो चल रहा है इनका टोन वही में रहेगी। ठीक है, तीसरी भेड़ की नस्ल के पास हम आ जाते हैं, नाम है मालपुरा भेड़। अब देखिए मालपुरा क्षेत्र के हिसाब से ही इसका नाम आ गया है, तो लिख लीजिए इसके अंदर मालपुरा क्षेत्र। मालपुरा कहाँ पड़ता है आपका, टोंक में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, मालपुरा कहाँ पड़ता है आपका, टोंक एरिया के अंदर पाया जाता है। ठीक है, अब जैसा इसका वितरण स्थल है उसी के अनुसार इसको नाम दिया गया है। इसके अलावा कहाँ कहाँ, तो देखो टोंक के आसपास के एरिया के अंदर जयपुर में पाया जा सकता है, अजमेर में भी पाई जाती है, और बाकी टोंक में तो पाई जा रही। अब इसमें एक स्पेशल लाइन लिखिए कि इसका मुख्यतः मांस के उत्पादन के लिए पालन करते हैं, मांस के उत्पादन के लिए पालन करते हैं। अब मांस के लिए करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है बॉडी में वेट भी होना चाहिए, तो इसका जो नर होता है वह 35 से 40 किलो का होता है। भाई इतना होगा तभी तो क्या करेंगे, उसको यूज कर सकते हैं मांस के लिए, तो इसका वेट इतना होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसमें से ऊन कितनी होती है, तो ऊन वही सिमिलर, ऊन वही जो हमारा चल रहा है कि 1 से इसमें थोड़ा सा क्या होता है 1.5 किलो तक ही प्राप्त हो रही है, मतलब कम से कम 1 किलो हो गई, ज़्यादा 1.5 किलो ऊन प्राप्त होती है। और इसकी ऊन से नमदा बनाया जाता है, नमदा बनाया जाता है। ठीक है, ये नमदा जो होता है आप लोग आर्ट एंड कल्चर के अंदर पढ़ेंगे, कहाँ पर क्या क्या चीज़ें फेमस है, उसमें आपको पता चलेगा कि नमदा कहाँ पर कहाँ का फेमस है और कहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे हमारी यहाँ की पाई जाने वाली नस्ल। ठीक है, एक चीज़ और लिख लीजिए, एक सेकंड, हम लोगों ने, मैंने आपका एक उपनाम नहीं लिखवाया है, किसके अंदर नहीं लिखवाया, चोकला के अंदर, उसको आप लिख लीजिए, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है थोड़ी सी, मेरा अब ध्यान गया जब मेरिनो आई तब। ठीक है, इसको लिखिए, इसे भारत की मेरिनो कहते हैं, भारत की मेरिनो कहते हैं। मेरिनो एक विदेशी नस्ल है भेड़ की, उससे इसकी तुलना की जाती है भारत की मेरिनो नस्ल इसे कहते हैं, क्योंकि ऊन उत्पादन बहुत अच्छा होता है इससे, इसीलिए। अब हम आते हैं अपनी चौथी नस्ल की तरफ, और चौथी नस्ल जो है हमारे पास में सोनाड़ी, क्या नाम है इसका, सोनाड़ी नस्ल। देखिए इसका वितरण कहाँ कहाँ होता है, तो ये मेवाड़ के क्षेत्र में, अर्थात भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर, बांसवाड़ा, इस एरिया में यह सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। इसका एक उपनाम भी है, इसका उपनाम है चरणोथर, मतलब कि इसके कान बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, इतने लंबे होते हैं कि जब ये चरती है तब क्या होते हैं, इसके कान टच होते हैं, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, उपनाम क्या है इसका, चरणोथर नाम भी इसको दिया जाता है। ठीक है, ये इसके अंदर स्पेशल चीज़ थी। और आप इसमें लिख लीजिए कि ऊन बहुत मोटी तथा सफ़ेद व सुनहरी रंग की होती है, वही 1 से 1.5 किलो, ठीक है, 1 kg to 1.5 kg ऊन। अब सोनाड़ी नाम जो है इसका, सोनाड़ी नाम सुनहरी रंग की ऊन के कारण रखा।
देखो इसमें क्या होता है ना, थोड़ा सा सुनहरी रंग आ जाता है इसकी ऊन के अंदर, इसीलिए क्या रखा है इसका नाम, सोनाड़ी नाम रखा गया है। किस नाम के आधार पर रखा गया है, क्योंकि इसकी जो आपकी वैरायटी है वो इसी प्रकार की पाई जाती है, तो सोनाड़ी नाम, क्योंकि सोने जैसा, इसीलिए सोनाड़ी नाम रखा है। मेवाड़ में हम लोग इसी प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो वहां पर इसका नाम लिया है। इसके अलावा जो आपकी नस्ल बच जाती है, ठीक है, जो कि इतनी मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हम लोग यहाँ पर मैं लिखवा देती हूँ कहाँ कहाँ पाई जाती है। एक है आपकी नाली नस्ल, ठीक है। नाली नस्ल जो है वो मुख्यतः हम राजस्थान की नहीं है, पंजाब क्षेत्र से पाई जाती है, लेकिन फिर भी हम लोग क्योंकि राजस्थान में पाई जा रही है तो मैं लिखवा देती हूँ किस किस एरिया के अंदर पाई जाएगी। श्रीगंगानगर, बीकानेर, क्योंकि ये उसी एरिया से आ रही है, ठीक है, ऊपर वाला एरिया है उत्तर दिशा की तरफ, तो वहां से आएगी तो उसी पोर्शन में जाके ज्यादा फैल जाएगी, ठीक है ना, तो वहीं पर ये पाई जा रही है। हनुमानगढ़ तथा चूरू एरिया में पाई जाती है। 7वें नंबर पे आप लिख लीजिए जैसलमेरी नस्ल, ठीक है। अब नाम से ही पता लग रहा है क्या है आपकी, ये जैसलमेरी नस्ल है। यह अत्यधिक ठंड व गर्मी सहन कर सकती है। इससे बहुत अत्यधिक मात्रा में ऊन प्राप्त होती है, तो ऊन का हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे कि भी प्रतिवर्ष कितनी ऊन प्राप्त हो रही है, तो लगभग 1.8 से 3.2 किलो तक ऊन प्राप्त हो जाती है। 1.8 से 3.2 kg ऊन प्राप्त हो जाती है, ठीक है। वितरण ऑब्वियस सी बात है, जैसलमेर तथा उसके आसपास के एरिया में यह पाई जाती है, ठीक है। और पुगल नस्ल मैंने बता दी आपको, बीकानेर के अंदर पाई जा रही है, उसी को हम मगरा नस्ल भी कह रहे हैं। पुगल इधर और लिखवा देती हूं मैं, पुगल ये क्या है, बीकानेरी चोखला है। बीकानेरी चोखला कहाँ कहाँ पाई जाएगी, तो बीकानेर, नागौर, इस एरिया के अंदर यह पाई जाएगी। बीकानेरी चोखला ये पुगल नस्ल, पुगल क्यों बोलते हैं, क्योंकि बीकानेर पुगल क्षेत्र में ही इसकी मुख्यतः वहीं पर पाया जाता है, उत्पत्ति स्थल है, इसीलिए इसका नाम उसी के नाम पर क्या रखा गया है, पुगल रखा गया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट को यहीं पर एक बार के लिए देशी नस्लों को एंड करते हैं। मैं 2 संकरित नस्लों के नाम बता रही हूं आपको, क्योंकि ये तो क्या अलग सा प्रश्न है आपका, ये मैं उस जब हम लोग संकरण वाला टॉपिक पढ़ेंगे उसमें भी बताऊंगी, लेकिन यहाँ केवल आपको नाम लिखवा रही हूँ, क्योंकि इनके बारे में डिटेलिंग वहां बता दूंगी। संकरित नस्लें, संकरित नस्ल में सबसे पहली नस्ल जो आती है वो आती है आपका अविवस्त्र, ठीक है, क्या नाम है उसका, अविवस्त्र। और दूसरी नस्ल जो आती है, दोनों ही नस्लें जो है आपकी वो अबिका नगर के जो अनुसंधान केंद्र है वहां पर बनाई गई, इसलिए इसमें आगे आगे क्या रखा है, अबिका शब्द का इस्तेमाल किया गया है। क्या नाम है इसका, अबिका कालीन। दोनों ही नस्लों का जो निर्माण किया गया है वो जो भेड़ अनुसंधान केंद्र है, ठीक है, केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र, रुको मैं लिखवा देती हूँ, केंद्रीय भेड़ तथा ऊन अनुसंधान केंद्र, अबिका नगर, ठीक है, यहां पर है, इसीलिए अबिका नगर से अविवस्त्र और अबिका कालीन शब्द का इसमें इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। अब देखिए ये जो दोनों ही नस्लें बनाई हैं, ये 2 विभिन्न विदेशी नस्लों को रैम्बुले और इनको मिक्स करके बनाई गई, तो जब मैं आपको संकरण पढ़ाऊंगी तब उसमें आपको पढ़ा दूंगी। अभी केवल सिर्फ 2 आप नाम याद रख लीजिए, इससे ज़्यादा आपको यहाँ से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। क्लियर, तो ये थी हमारी सारी की सारी किसकी नस्लें, भेड़ की नस्लें। अब हम लोग आ जाएंगे हमारी बकरियों की नस्लों के ऊपर कि बकरियों की कौन कौन सी नस्ल हमारे यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। सबसे पहली चीज तो बकरियों के बारे में कुछ लिखवा देती हूं मैं आपको, बकरी की नस्लें। महात्मा गांधी ने एक शब्द का प्रयोग किया है, ठीक है, एम के गांधी ने, जी लगाते हैं,
बकरी को गरीब की गाय कहा है। क्या कहा है? गरीब की गाय कहाँ है। ठीक है, बकरी को गरीब की गाय कहा है। ठीक है, क्योंकि देखिए इसका अगर इसका पालन पोषण जो होता है, देखो आप गाय जब पालन पोषण करते हो तो उसके लिए इतना आपके पास होना भी चाहिए, गाय खरीदने के लिए भी पैसे चाहिए। तो जो गरीब व्यक्ति होता है उसके लिए गाय के समान है, क्योंकि वहाँ पर इसका उपयोग दूध के रूप में भी, जैसे भेड़ का मैंने बताया कि दुग्ध उत्पादन इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन बकरी के सेंस में दुग्ध उत्पादन महत्वपूर्ण है, वहाँ पर इसका उपयोग करते हैं। और अभी 2-4 इसके फैक्ट बताऊंगी, उसमें तो आपको हंसी आ जाएगी। ठीक है, बकरी को और उपनाम क्या है? बकरी को रेगिस्तान का एटीएम कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगिस्तान का एटीएम। क्या क्या नाम है इसके? चलता फिरता फ्रिज, चलता फिरता फ्रिज, ये इसके 2 उपनाम हैं। यह 2 उपनाम है। अब देखिए ऐसा क्यों कहते हैं। देखो रेगिस्तान का एटीएम तो आप समझ ही रहे हो, चलता फिरता फ्रिज क्यों कहते हैं? क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, हमारे घर में मेहमान आए, हम फ्रिज खोलेंगे, दूध निकालेंगे, उसकी चाय बनाएंगे। अब क्या होता है ना कि रेगिस्तान में बकरी जो होती है, ये गाय भैंस की तरह नहीं होता है कि आप 2 टाइम दूध निकाल लो इसका, उसके बाद में फिर बीच में नहीं निकाल सकते। बकरी में आप किसी भी समय बकरी को लो, उसका दुग्ध स्रवण करो, दूध निकाल कर आप उसके दूध का इस्तेमाल कर सकते हो, चाय पानी बनाने के लिए, पीने के लिए, सभी के लिए। इसीलिए हमसे चलता फिरता फ्रिज कहते हैं कि जब तक इसके पास दूध रहेगा वो खराब भी नहीं होगा। तो जैसे फ्रिज में हम स्टोर करते हैं ना, वैसे ही इसके अंदर भी यह दुग्ध जो होता है कुछ समय के लिए स्टोर्ड अवस्था के अंदर पाया जाता है। ठीक है, और इसको रनिंग डेयरी कहते हैं। ठीक है, और नाम क्या है इसके? रनिंग डेयरी और डबल एटीएम, ये 2 और नाम है इसके। ठीक है, रनिंग एटीएम और रनिंग डेयरी या डबल एटीएम कहते हैं। ठीक है, रनिंग डेयरी का वही सेंस हो गया, चलता फिरता फ्रिज वाला। क्या हो गया ये? क्योंकि कभी भी इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं, इसीलिए। हम लोग आते हैं अपनी पहली नस्ल की तरफ। पहली नस्ल बहुत ही खूबसूरत है, बकरी की पहली, इसलिए मैं यहाँ फर्स्ट लगा रही हूँ। पहली जो नस्ल है हमारी वो है जमुनापारी। नाम से पता लग रहा है इसने जमुना को पार किया है। जमुना का अर्थ क्या हो गया आपका? यमुना नदी। उसको क्षेत्रीय भाषा में क्या कहते हैं? जमुना कहते हैं, इसीलिए इसको हम जमुना पारी कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो मुख्य उत्पत्ति स्थल है यूपी इटावा में, तो इसका है उत्पत्ति स्थल। अब देखिए जहां पर उत्पत्ति स्थल है उसके आसपास के एरियाज के अंदर ही कहाँ ये पाई जाएगी। ठीक है, तो ये जो यूपी इटावा जहाँ पर जमुना नदी, जमुना क्या होता है? यमुना, वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है, मैं भी उसी नाम से इसको बुलाने लग गई। ठीक है, तो ये वहाँ की एरिया के आसपास के एरिया के अंदर ही पाई जाएगी। ठीक है, अब आप अगर इसको नोटिस करो तो ये कहाँ कहाँ पाई जाएगी, तो आप लिख सकते हैं उत्तर प्रदेश की सीमा क्षेत्र में वितरित। ठीक है, आपका धौलपुर हो गया, इस तरफ अगर हम बात करें, थोड़ा सा और इस तरफ आके अगर हम लोग को सवाई माधोपुर की बात कर सकते हैं, कोटा बूंदी हाड़ौती क्षेत्र के अंदर भी ये थोड़ी बहुत फैल सकती है, कि दोनों ही तरफ जाएगी, ऊपर भी जाएगी और नीचे की तरफ, दोनों ही दिशाओं में ये फैल सकती। ठीक है, अब अगर हम लोग इसकी इंपॉर्टेंट बात करें, मतलब जो कि प्रश्न आ सकते हैं, तो वो लिखिए। सबसे सुंदर नस्ल है यह, देखने में बकरियों के अंदर सबसे सुंदर नस्ल पाई जाती है। और इसका जो नाक होता है, देखिए आप, इसका जो नाक का शेप है तो वो क्या होता है? रोमन, मतलब रोम के अंदर जो पाई जाती है उस प्रकार की नाक है इसके अंदर। तो हम लिख सकते हैं रोमन नोज या नाक पाई जाती है। विशेषता क्या है इसकी? तो विशेषता लिखिएगा, इसकी पीछे वाली टांगे जो होती है आपकी, क्या है आपकी? इसकी पीछे वाली टांगों वाला जो एरिया है, विशेषता
पीछे टांगों के पास लंबे बाल। ये नजर आ रहे होंगे, देखिए इस एरिया में यहाँ पर लंबे बाल, यानी पीछे वाली टांगों के पास वाले एरिया के अंदर लंबे बाल पाए जाते हैं। यही क्या है, इसकी विशेषता है। ठीक है, ये जमुनापाल जो बकरियां होती हैं उनको पहचानने की विशेषता यही है कि घने लंबे बाल हमको यहाँ पर नजर आएंगे। ठीक है, अब क्या होता है ना कि इनका जो उत्पादन करते हैं वो किस लिए कर रहे हैं, दूध के लिए भी कर रहे हैं और मांस के लिए भी कर रहे हैं। तो इसमें बकरे का जो भार होता है, देखो बॉडी वेट जितना ज़्यादा होगा कमाई का साधन उतना ज़्यादा है। ठीक है, मटन वगैरह में इसी का उपयोग करते हैं। तो बकरे का जो भार होता है वो लगभग 90 kg तक हो सकता है अधिकतम, और मादा या जिसे हम बकरी कहते हैं उसका भार कितना होता है, 60 kg तक। मादा का उपयोग प्रजनन और दूध के लिए किया जाता है, लेकिन बकरे का उपयोग सीधा सीधा किसके लिए किया जाता है, मांस उत्पादन के लिए किया जाता है, और ये बहुत ही मांस उत्पादन में फेमस है। ठीक है, कितना लीटर दूध दे सकती है, तो 360 से लेके 544 लीटर प्रति ब्यांत, यानी एक बार गर्भ धारण करने के पश्चात इतना लीटर ये दूध का स्रवण करती है। और लगभग बकरियां जो होती है ना 200 से 250 दिन तक अपना दूध का स्रवण करती है अपने गर्भकाल के पश्चात। अब अगर हम वसा की बात करें तो वसा की मात्रा कितनी होती है, 3.5% से लेकर लगभग 5% तक वसा इसके दूध के अंदर पाई जाती है। ठीक है, तो देखिए भैंस जितनी हाई भी नहीं है, गाय जितनी कम भी नहीं है, मीडियम है आपका, मतलब जो बकरी का दूध होता है वो बहुत ही पौष्टिक होता है, बेबीज के लिए तो कंप्लीट फूड माना जाता है। ठीक है, अगली नस्ल हमारे पास जो है वो है सिरोही नस्ल। ठीक है, मैंने यहाँ पर इसका नर लिया है, सिरोही नस्ल, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, सिरोही नस्ल के जो बकरे होते हैं, ये देखिए आप कितना सुडौल बॉडी है और कितना ताकतवर, मजबूत, कठोर, मांस उत्पादन के लिए कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे बकरे का चित्र ही लिया है। और देखिए यहाँ पर एक गर्त पाया जा रहा है, ये इसकी पहचान है कि इसके पीठ के यहाँ पर क्या पाया जाता है, गर्त पाया जाता है। वितरण तो इसके नाम से ही पता लग रहा है, क्योंकि क्या है, ये सिरोही है, तो ऑब्वियस सी बात है ये कहाँ पर पाया जाएगा, हमारे सिरोही के आसपास का एरिया में पाया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर सिरोही, अजमेर, भीलवाड़ा, इस क्षेत्र के आसपास ये मुख्यतः देखने को मिलता है। अब इसमें स्पेशल पॉइंट, इसकी पीठ में गर्त पाया जाता है, यह इसकी पहचान है। ठीक है, बकरियों की जो स्पेशल लाइनें हैं मैं आपको वही लाइनें लिखा रही हूँ, ताकि क्या हो जाए ना, आपको समझ में आ जाए और लिखने में भी पहचानने के लिए बहुत ही आसान काम हो जाए। ठीक है, अब अगर हम लोग दुग्ध उत्पादन की अगर इनकी बात करें, इसके अलावा इसमें स्पेशल पॉइंट कुछ है नहीं ऐसा, अगर हम इसके दुग्ध उत्पादन की बात करें तो ये 1 से 1.5 लीटर प्रतिदिन के हिसाब से दूध का उत्पादन करती है। और एक ब्यांत के अंदर जो समय काल इसका दे रखा है उसमें 100 से 120 लीटर, क्योंकि इसका जो काल होता है दुग्ध स्रवण काल वो थोड़ा कम होता है, तो ये 100 से 120 लीटर प्रति ब्यांत के हिसाब से दुग्ध का स्रवण करता है। अब अगर हम लोग इसके नर की बात करें तो नर का भार भी इसका मीडियम साइज का होता है, 40 से 50 kg तक होता है। उपयोग मांस तथा दुग्ध दोनों में उपयोगी। अगर हम इसकी बॉडी की बात करें तो जो लाल सा इसका बॉडी का रंग होता है, उस पर बादामी रंग के धब्बे, आपको धब्बे नजर आ रहे होंगे, इसकी बॉडी पर धब्बे पाए जाते हैं। तो लिख सकते हैं हम यहाँ पर गहरे रंग का शरीर जिस पर हल्के धब्बे पाए जाते हैं। क्या पाए जा रहे हैं? हल्के धब्बे पाए जाते हैं। ऐसे हम इसकी आइडेंटिफिकेशन या पहचान कर सकते हैं। ठीक है, अगली नस्ल हमारे पास जो मौजूद है ये है हमारी नस्ल, 3rd नंबर की नस्ल चल रही है बकरी की नस्ल के अंदर। और हमारे पास जो नस्ल है ये है हमारी जखराना नस्ल की बकरी। ठीक है, क्या है?
जखराना नस्ल की बकरी। थोड़ा ये डायग्राम ऐसा है आपका, देखिए इसका जो कलर होता है बॉडी का कंप्लीटली ब्लैक कलर होता है, और जो फेस और थोड़ा सा आगे वाली टांग यहाँ पे सफेद रंग के धब्बे पाए जाते हैं। इसके कान के ऊपर क्या है, सफेद रंग के धब्बे, मुंह के ऊपर भी पाए जाते हैं, कभी कभी कान पर पाए जाते हैं, ये इसकी पहचान होती है। ठीक है, तो इसका नाम लिखेंगे हम जखराना नस्ल। ठीक है, वितरण कहाँ कहाँ पर पाया जाएगा, तो वितरण है आपका अलवर। अलवर में भी स्पेशल इसके एरिया का नाम है बहरोड़। अलवर में बहरोड़ जो एरिया है, तहसील एरिया है, इस एरिया के अंदर सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है। इसके अलावा कौन कौन सा क्षेत्र है, तो यह पूर्वी राजस्थान में पाया जाता है, पूर्वी राजस्थान में वितरित, उस पूरे एरिया के अंदर यह पाया जाता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा अर्ध शुष्क एरिया जो होता है वहाँ पर भी आपको यह आसानी से देखने को मिल जाता है। ठीक है, देखिए शरीर काला तथा मुंह पर सफेद धब्बे पाए जाते हैं, ये है इसकी एकमात्र विशेषता। अब हम बात करेंगे दुग्ध उत्पादन में। दुग्ध उत्पादन में ये सबसे अव्वल दर्जे पे, जितनी भी बकरियां हैं, मतलब राजस्थान के अंदर सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने में इसका ही स्थान है। लगभग प्रतिदिन अगर हम लोग ये देखें तो 2 से 3 लीटर प्रतिदिन दूध का यह उत्पादन करता है। और मांस के लिए भी उपयोग करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, जो नर होते हैं उनका उपयोग हम क्या किस में करते हैं, मांस के लिए करेंगे। तो लगभग मांस के लिए नर 60 केजी तक और मादा 50 केजी तक होती है। ठीक है, इसके अलावा कोई स्पेशल पॉइंट इसमें नहीं है। अगले में चलते हैं। नेक्स्ट जो नस्ल आपको नजर आ रही है बहुत ही खूबसूरत सी मारवाड़ी नस्ल है। ठीक है, मारवाड़ी नस्ल, नाम से ही पता लग गया कहां पर पाई जाएगी, ऑब्वियस सी बात है मारवाड़ क्षेत्र में। और मारवाड़ क्षेत्र कौन सा है आपका, जोधपुर वाला जो एरिया है, पाली है, बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, उस एरिया के अंदर यह पाए जाएगी। तो लिखेंगे हम पाली, नागौर, बाड़मेर और जोधपुर एरिया में पाई जाती है। इसका वितरण है। विशेषता देखिए, विशेषता है पूरे शरीर पर घने बाल पाए जाते हैं, घने बाल पाए जाते हैं। ये क्या है इसकी मुख्य विशेषता। अभी तक हमने जितनी भी बकरियां देखी उनमें सर्वाधिक बाल जो है इसी की बॉडी के ऊपर पाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग इसके अंदर जो मुख्य काम आ रहा है, बालों की वजह से ही काम आता है, यह उपनाम लिख देते हैं, इसको लोही नस्ल भी कहते हैं। उपनाम है इसका, इसे हम लोही नस्ल भी कहते हैं। अब इसकी उपयोगिता, बालों के कारण इसके बाल का यूज करते हैं ऊन बनाने में। उपयोगिता, बाल से ऊन बनाते हैं। ठीक है, ऊन भी कैसी, वही आपके बिछाने के लिए जाजम वगैरह जो आती है ना, गलीचे वगैरह, उन्हीं के अंदर इसका उपयोग करते हैं। और लगभग इसका जो बाल होता है प्रति वर्ष के हिसाब से 200 ग्राम प्रति वर्ष इसके बाल हम यूज कर सकते हैं। 200 ग्राम प्रति वर्ष के हिसाब से हम इसका उपयोग करते हैं। दुग्ध उत्पादन की बात करें कि भाई कितना लीटर ये अपने प्रति ब्यांत या फिर प्रतिदिन के हिसाब से दूध का करता है, तो इसमें ब्यांत ही आपका दिया हुआ है और लगभग 95 लीटर, मतलब बहुत कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, ओके ओके है, मीडियम है। अगर नर की वेट की बात करें तो नर का वजन भी 30 से 35 केजी का पाया जाता है। क्योंकि इसमें देखो दूसरा काम आ रहा है ना, हमें ऊन मिल रहा है, हमें क्या मिल रहा है, बाल मिल रहा है, तो वहां पर हम इसका यूज आराम से कर सकते हैं, उसके अंदर ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट अगली नस्ल की तरफ। अगली नस्ल जो आपको नजर आ रही है उसका नाम है पर्वतसरी नस्ल। पर्वतसरी नस्ल, नाम से पता लग रहा है। वितरण कहाँ है आपका, पर्वतसर नागौर के अंदर, मतलब उत्पत्ति वहीं पर हुई है। पर्वतसर
नागौर क्या है इसका मुख्य उत्पत्ति स्थल है, और पाई भी कहाँ जाएगी, उसी के आसपास के एरिया में पाई जाती है। ठीक है, अब एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज लिखी है, यह संकरित नस्ल है, मतलब ये बनाई गई है। कौन सी नस्ल है ये, संकरण करवाई गई है, इस नस्ल को बनाया है। किस किस नस्ल को मिलाकर बनाया है, तो बीटल एक विदेशी नस्ल है, बीटल तथा सिरोही नस्ल के संकरण से प्राप्त, क्योंकि इसका प्रजनन केंद्र कहाँ रहा आपका, पर्वतसर नागौर रहा, इसीलिए वहीं के नाम पे इसका नाम क्या रख दिया, पर्वतसरी बकरी रख दिया। बीटल तथा सिरोही नस्ल को मिलाकर बनाया गया है। ऑब्वियस सी बात है, सिरोही नस्ल के जो बकरे थे उनकी कैपेसिटी को लिया, बीटल नस्ल की कैपेसिटी को लिया, दोनों को मिलाया तो बहुत ही अच्छा वजनदार, अच्छी भार वाला हमको मिला है। इसमें जो भार होता है, क्योंकि मांस उत्पादन के लिए किया है, तो नर का भार लगभग अच्छे खासे मांस के हिसाब से 70 से 90 किलो और मादा 50 से 60 किलो तक होती है। ठीक है, इस नस्ल का उपयोग इसीलिए किया है। दुग्ध उत्पादन की अगर हम बात करें तो 1 लीटर प्रति दिन। बस ये ध्यान रखना कि ये क्या है, आपकी संकरित नस्ल है। ठीक है, अगली एक और लास्ट नस्ल आप लिख दीजिए 7वें नंबर पे, और वो नस्ल भी क्या है, आपकी संकरित नस्ल है। ठीक है, उसका नाम है आपका शेखावाटी, शेखावाटी बकरी। काजरी, जोधपुर, काजरी है ना आपका सेंट्रल एरिड रिसर्च जोन जो है आपका, वो जो एरिया है वो जोधपुर में आपका एक क्षेत्र बना हुआ है, उस क्षेत्र से उन्होंने ही क्या किया है, इसका संकरण कराया। तो काजरी जोधपुर के अंदर इसका संकरण कराया, किस किस का, साहीवाल, ये भी एक नस्ल है बकरी की, साहीवाल तथा न्यूबियल नस्ल के संकरण से प्राप्त। खैर ये जो संकरित नस्लें हैं, ये जब हम लोग प्रजनन पढ़ेंगे उसके अंदर भी इसको बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, वहां पर मैं इसको बहुत अच्छे से डिटेल में लिखवाऊंगी। बाकी यहाँ पर ये सफिशिएंट है, इतना जो मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर आज हमारे इस लेक्चर के साथ में ही पशुओं की जितनी भी नस्ल हैं हम लोगों ने वो सारी की सारी नस्ल कंप्लीट कर ली है। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर को लेकर आएंगे, जिसमें हम लोग अगले टॉपिक को सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर अप करेंगे। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक आप अपने सभी मित्रों को इस वीडियो का लिंक शेयर कीजिए ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। धन्यवाद।